वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं भवानी वार्ड 1997। तो कहानी की शुरुआत होती है जीडी हॉस्पिटल से, जो कि शहर से 150 किलोमीटर दूर है। और आज मेघा नाम की डॉक्टर का इस हॉस्पिटल में पहला दिन होता है। उसकी मॉम ऐसे काफी परेशान है, तो वो कॉल पे कह रही होती है क्या जरूरत थी नाइट शिफ्ट पे लेने की, सुबह की ड्यूटी कर लेती। तो मेघा कहती है माँ आप परेशान मत होइए, मैं अभी न्यू हूँ ना, इसलिए मुझे रात की शिफ्ट दे दी इन्होंने। कुछ दिनों के बाद देखना मेरी शिफ्ट चेंज हो जाएगी। वैसे आपने दवा ले ली है ना। ये क्या मॉम, मुझे डेली आपको दवा लेने के लिए जोर देना पड़ता है। तभी दोस्तों एक इमरजेंसी केस आ जाता है और मेघा को फोन रखकर मरीज के पास जाना पड़ जाता है। वो देखती है मरीज तो बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ है, इसकी तो अर्जेंटली ड्रेसिंग करनी होगी। तो वो नर्सेस को कहती है एक काम करो, इसको ऊपर लेकर जाओ भवानी वार्ड में, तब तक मैं दूसरे डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तब नर्सेस कहते हैं पर 7 बजे के बाद तो कोई भी भवानी वार्ड में नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे भूत है। सीनियर डॉक्टर ने तो कह के रखा हुआ है कि कोई भी मरीज रात में आए तो उसको सिटी हॉस्पिटल भेज देना। तो मेघा भड़क जाती है कि क्या है ये, कौन भूत भूत, ये क्या होता है। यहाँ मरीज की हालत इतनी खराब हो रखी है और तुम लोग भूत प्रेत, क्या बकवास है, इसको भवानी वार्ड में शिफ्ट करो, बकवासें बंद करो अपनी। दोस्तों मेघा इस तरह गुस्सा कर देती है। इसी बीच मेघा दूसरे डॉक्टर को इन्फॉर्म करने जाती है और तब तक सारे नर्सेस वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो नहीं जाना चाहते थे भवानी वार्ड में। तो मेघा खुद ही स्ट्रेचर को भवानी वार्ड में लेकर जाती है। अब वहाँ जाते ही वो लाइट्स ऑन करने के लिए मुड़ती है। ओह, सारे बटन दबाने के बाद भी लाइट्स नहीं जलती। साथ ही दोस्तों कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती हैं, जैसे मरीज वहां से गायब हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, वार्ड का गेट अपने आप बंद हो जाता है और फिर खुद से ही लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, जिससे मेघा को भी अब डर लगने लग जाता है कि सही कह रही थी वो नर्सेस। कुछ देर के बाद जब दूसरे डॉक्टर वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि मेघा स्ट्रेचर पे पड़ी हुई है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, यानी वो पजेस हो चुकी है, किसी आत्मा ने उसको हर लिया। दूसरी ओर हम संजय वर्मा नाम के एक राइटर को देखते हैं, जो कि न्यूज चैनल पे अपनी न्यू बुक अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात कर रहा होता है। संजय बताता है कि हमारी बुक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इसके बाद हम मिथुन नाम के एक सिंगर को देखते हैं दोस्तों, जो कि एक स्टूडियो में अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा है, पर उसको एक लड़की की याद बड़ी सता रही होती है, इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और रिकॉर्डिंग को वहीं पर रोक देता है। तो जब उसका एक फ्रेंड उसको पूछता है कि क्या हो गया, तो मिथुन कहता है कि यार मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा हूँ। यहाँ से हमको एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि मिथुन एक बार अपने दोस्त के साथ चर्च गया था, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम था। वहीं मिथुन की नजर पड़ी एलिजा नाम की लड़की पे, जो कि चर्च में प्रे कर रही थी। दरअसल जब एलिजा छोटी थी तो उसके घर वालों ने उसको चर्च में दे दिया था, जहाँ पर उसकी परवरिश फादर थॉमस ने ही की थी। लेकिन पता नहीं क्यों अब वो एलिजा को अब्रॉड बुला रहे हैं। इसी बारे में वो फादर थॉमस से मिलना चाहती है, मगर फादर थॉमस रोमानिया गए होते हैं। यहाँ मिथुन को एलिजा से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो उसे अपना प्यार कन्फेस भी कर देता है, पर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, ये कहते हुए कि तुमने मुझे 5 मिनट पहले तो देखा है और तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया, ये कैसा प्यार है। तो मिथुन अपनी फीलिंग्स बताता है कि तुम्हें देखते मेरे दिल के तार झंझलाने लग गए। वो शेरो शायरी हाले दिल बयान कर देता है, मगर एलिजा उसकी बातों को सीरियसली लेती ही नहीं। उसे मिथुन एक फेक आशिक लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद मिथुन एलिजा के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और एक दिन पहुंच जाता है उसके ऑफिस में, जहां उसकी वॉचमैन से बहस हो जाती है, क्योंकि वो मिथुन को बिना परमिशन अंदर नहीं जाने दे रहा था। तभी एलिजा उसको देख लेती है और वॉचमैन से कहती है उसको अंदर आने दो, जहां मिथुन उसे कॉफी डेट के लिए पूछता है पहले। तभी एलिजा को पिकअप करने के लिए एक बंदा आ जाता है और एलिजा कहती है आज तो कॉफी पीना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगले दिन देखते हैं। फिर एक रात हम फादर एंथनी को कुछ रिसर्च करते हुए देखते हैं और उन्हें कुछ जरूरी बात उस रिसर्च से पता चल जाती है, पर तभी अचानक हो जाती है उनकी मौत। इधर मिथुन वाइब्रेंट पब्लिशिंग के ऑफिस जाता है, क्योंकि वहीं पे एलिजा काम करती है। वहां वो दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में मिथुन को पता चल जाता है कि एलिजा को मोहिनी अट्टम डांस भी आता है और वो अपने घर पे बच्चों को डांस भी सिखाती है। तो मिथुन भी अब उसका डांस देखने की कोशिश करता है, जिस पे एलिजा कहती है तुम्हें अब तक तो मेरा एड्रेस पता चल ही चुका होगा, तो कल सुबह 7 बजे आ जाना। फिर क्या था दोस्तों, मिथुन पहुंच जाता है अगली सुबह एलिजा के घर पर। इसके साथ ही धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है, दोनों साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बात दोस्ती से पहुंच जाती है प्यार तक। दूसरी ओर द वाइब्रेंट पब्लिशिंग कंपनी के ओनर जेम्स को साहू नाम के एक मैनेजर का कॉल आता है। वो बताता है कि हमारे राइटर मिस्टर संजय वर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, इसलिए हमें बुक लॉन्च की डेट अब डिले करनी होगी। तब अगले दिन जेम्स एलिजा को मिस्टर संजय की मौत की दुखद खबर देता है और कहता है कि बुक नेक्स्ट वीक लॉन्च होनी है, सारे कमिटमेंट्स किए जा चुके हैं, इसलिए हम बुक लॉन्च की डेट को डिले नहीं कर सकते। मगर एक और दिक्कत यह है कि संजय ने द अर्बन लेजेंड्स की 10 स्टोरीज में से 9 कंप्लीट कर दी थी, पर 10वीं स्टोरी भवानी वार्ड पे वो लिख रहा था
और उसे कंप्लीट करने से पहले उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो 10वीं स्टोरी कंप्लीट कर दो, वरना हमारी कंपनी की बहुत बदनामी होगी। वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में ही चल रही है। द अर्बन लेजेंड्स अगर कंप्लीट नहीं हुई तो हमारे और भी ज्यादा लॉस हो जाएंगे। हो सकता है कि कंपनी बंद करने की नौबत आ जाए। और हमारी कंपनी में संजय सबसे होनहार राइटर था और उसके बाद अब तुम ही हो, इसीलिए तुम्हें ये करना ही होगा। एलिजा उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो मेरा जॉनरा अलग है, मैं हॉरर स्टोरी लिख सकती हूँ, पर जेम्स दोस्तों उसके आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है और साथ ही कहता है कि तुम इसके लिए जितना चार्ज करोगे हम देने को तैयार हैं, बस मना मत करो। तब एलिजा को मानना ही पड़ता है। फिर जब वो भवानी वार्ड की अधूरी स्टोरी को लेकर अपने घर जाती है तो उसे अपने घर में किसी और के होने का भी एहसास होता है। डर जाती पूरी तरह, मगर डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मिथुन उसको बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आया था। वो उसके लिए यहाँ पर गाना गाता है, केक कट करवाता है और ब्लैक कलर की साड़ी भी गिफ्ट करता है, जिसको पहनकर जब एलिजा मिथुन के सामने आती है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद दोनों थोड़ा थोड़ा रोमांस भी करते हैं और फिर मिथुन उसको किस करने की कोशिश करता है तो वो कहती है रात बहुत हो गई, अब तुम अपने घर जाओ, मुझे भी कुछ काम है। फिर मिथुन को वहां से भेजने के बाद एलिजा को मैनेजर का कॉल आता है और वो बताता है कि संजय के लैपटॉप में भवानी वार्ड से रिलेटेड कुछ फोटोज थी, तो वो मैंने तुम्हें मेल कर दी है, जरा चेक करो उसको। एलिजा जैसे ही फोटोज चेक करने लगती है तो उसे मिथुन का कॉल आता है। वो कहता है कल मुझे कॉन्सर्ट के लिए निकलना है और मैं गिटार तुम्हारे घर पे भूल आया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर वापस आ रहा हूँ। अब एलिजा चेक करती है तो सही में उसके घर पे मिथुन का गिटार छूट गया था, तो उसके मन में उसको बजाने की बड़ी इच्छा होती है और थोड़ी देर वो बिल्कुल मग्न होकर गिटार बजाती है, जिससे दोस्तों ऐसा लगता है कि भवानी वार्ड का घोस्ट फोटो से निकलकर एलिजा के घर में आ जाता है और एक तेज हवा का झोंका आता है जिससे एलिजा डर जाती है और गिटार बजाना कर देती है बंद। तभी उसके घर की चेयर खुद ब खुद गिर जाती है और वो उसको उठाकर सही करती है। लाइट भी कट हो चुकी होती है और कैंडल जलाती है, मगर फिर से चेयर गिर पड़ती है और कैंडल भी बुझ जाती है। वो दोबारा चेयर सही करती है मगर फिर से चेयर गिर जाती है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता, तो उसे लगता है कि ये सारी चीजें मिथुन कर रहा है उसको डराने के लिए। इसीलिए वो आवाज लगाते हुए कहती है मिथुन मुझे सच में काफी डर लग रहा है, प्लीज बाहर आ जाओ, ऐसे मत करो। पर फिर धीरे धीरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती जाती है, जैसे कभी कोई उसकी ओर कांच की चीजें फेंकता है तो कभी उसे खिड़की के पास से कोई परछाई पार होती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद तो दोस्तों हद हो जाती है, घोस्ट एलिजा की बॉडी को कर देता है पजेस, जिससे वो तड़पने लग जाती है। कुछ देर में मिथुन अपनी गिटार लेने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। अब दरवाजा तो खुला था पर एलिजा बड़े अजीब तरीके से खड़ी थी। वो उससे पूछता भी है तुम्हें क्या हो गया, इस तरह खड़ी क्यों यहाँ पर। फिर वो जैसे एलिजा को टच करता है वो उसको उठाकर दूर फेंक देती है और फिर खुद ही बेहोश। तो फिर मिथुन उसको नजदीक के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहाँ पहले एलिजा का टेस्ट किया जाता है। और फिर डॉक्टर मिथुन को बताते हैं कि देखो एलिजा के सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है वो, मगर उसे कोरोना तो नहीं हो सकता, ये कोई नया वायरस होगा, इसलिए हमें डीपली स्टडी करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम मिथुन को एलिजा के रूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ एक ओल्ड लेडी साफ सफाई करने आती है। तो वो एलिजा को देखकर हैरान और कहती है देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची पजेस्ट हो रखी है। पर जैसे वहाँ पर डॉक्टर आते हैं ना, वो लेडी चली जाती है वहाँ से। एलिजा अभी भी बेहोश है। डॉक्टर कहते हैं कि सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली हैं, एलिजा बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं 2 दिन इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अब पूरे दिन तो मिथुन एलिजा के पास ही रहता है, मगर रात उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। तो वो अपने एक दोस्त शाम को एलिजा के पास छोड़कर चला जाता है। और शाम जब सो रहा होता है ना तो अचानक एलिजा लेविटेट हो जाती है, यानी हवा में उसकी बॉडी उठने लग जाती है। पर जैसे ही शाम की नींद खुलती है तो एलिजा उसको अपने बिस्तर पर दिखाई देती है। एंड वो अच्छे से जब उसको देखने जाता है तो अचानक एलिजा का भयानक सा फेस उसे दिखाई देता है, जिसमें उसकी आंखें बिल्कुल लाल और खुली भी होती है और फेस में बहुत सारे स्टिचेस लगे होते हैं। पर तभी उसकी नींद खुल जाती है और शाम को पता चलता है कि ओह मैं तो बहुत ही बुरा सपना देख रहा था। लेकिन जैसे वो अपनी बगल वाली सीट में देखता है ना तो डर जाता है, क्योंकि वहाँ एलिजा भूतनी की तरह बैठी होती है। तो शाम तो सोचता है कि भाई चुपचाप यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। पर जैसे वो 2-3 कदम बढ़ाता है ना और फिर पलट कर देखता है तो चेयर पे एलिजा नहीं होती। वो चारों ओर उसको देखने की कोशिश करता है और फिर अचानक एलिजा उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर कर वहीं गिर जाता है। और फिर एलिजा एक नुकीली चीज से शाम के गले में स्टेप करने लग जाती है। लेकिन तभी आवाज को सुनकर डॉक्टर और नर्सेस वहां पर आ जाते हैं और वो इंजेक्शन देकर एलिजा को वापस कर देते हैं बेहोश। तभी वहां पर मिथुन आ जाता है और उसको जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो बिल्कुल टूट जाता है कि मेरे प्यार एलिजा को पता नहीं अचानक क्या हो गया। वो जीसस के स्टैचू के आगे प्रे कर रहा होता है। तभी रोमानिया से फादर थॉमस की वापसी हो जाती है और उनको जब एलिजा की सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो उसको एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एलिजा को तो एक शैतान ने पजेस करके रखा हुआ है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मिथुन उनको एलिजा के घर पर लेकर जाता है, जहाँ वो सबसे पहले एलिजा के घर को बहुत अच्छे से देखते हैं और फिर घर के बीचों बीच एक खास क्रिस्टल और एलिजा की फोटो रखवाते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर प्रेयर करते हैं, जिसके बाद उन्हें उस रात एलिजा के साथ क्या हुआ
था उसके विजन्स आ जाते हैं, जिससे उनको समझ आ जाता है कि ये सब एलिजा के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो भवानी वार्ड की स्टोरी पे काम कर रही थी। ये जानने के बाद तो मिथुन को बड़ा गुस्सा आ जाता है और सीधे वो जेम्स के पास आकर उसको खूब सुनाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी एलिजा की जान खतरे में पड़ गई है। तो जेम्स भी भड़क जाता है कि एलिजा यहाँ पर कोई फ्री में काम नहीं कर रही थी, उसको स्टोरी लिखनी थी ना, तो मैंने उसको काम दे दिया। हर महीने उसको मोटी तनख्वाह मिलती थी और मुझे सच में नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा उसके साथ। ये भूत प्रेत आई डोंट नो इसके बारे में। और वैसे तुम्हें बता दूं, ये बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको एलिजा से लिखवाता भी नहीं, वो तो अचानक हमारे होनहार राइटर मिस्टर संजय की मौत हो गई हार्ट अटैक से, तो मुझे एक काम मजबूरी में एलिजा से करवाना पड़ा। मैं तो खुद परेशान हूँ कि अगर ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई तो हम सड़क पे आ जाएंगे। और जब इनको संजय की मौत का पता चलता है तो श्याम कहता है भवानी वार्ड की सच्चाई जानने के लिए हमें एक बार संजय के घर जाना ही चाहिए। यहाँ घर पे दोस्तों संजय की माँ होती है जो अपने बेटे की मौत के गम से अभी उभरी नहीं है, उसकी भी दवाइयाँ चल रही है वैसे। तो जब मिथुन उन्हें एलिजा की सिचुएशन के बारे में सारी चीजें बताता है तो वो कहती है कि 20 साल पहले मेरे पति भवानी वार्ड में काम किया करते थे। वो घर आकर काफी अनाप शनाप बातें किया करते थे कि वो डॉक्टर नहीं शैतान है, ऐसी ऐसी बातें। आखिर मेरे पति का दिमाग खराब हो गया और उनको नौकरी से निकाल दिया गया और अभी तक मुझे यही लगता रहा कि मेरे पति शराब के नशे में अनाप शनाप बकते रहे। पर बाद में मुझे पता चला कि वो जो भी कहा करते थे ना, सच कहा करते थे। वेल दोस्तों, इसके बाद आ जाइए, स्टोरी आती 26 सितंबर 1997 यानी 1997 में। हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी बेटी को लेकर भवानी वार्ड में आती है क्योंकि उसकी बेटी खेलते खेलते गिर गई थी, उसको थोड़ी चोटें आ गई थी। उस वक्त भवानी वार्ड में डॉक्टर सागर की शिफ्ट थी जिनकी खुद हेयरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, वैसे कानों में थोड़ा दिक्कत थी। उन्होंने हेयरिंग एक्सपर्ट डॉक्टर से भी बात की थी जिससे उनको पता चला कि उनको एक अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से नॉर्मल आवाज भी उनको इतनी तेज सुनाई देती कि उनका दिमाग खराब हो जाता था। और अभी दोस्तों ये लोग काफी हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बेटे को जल्दी ठीक कर दीजिए प्लीज। तो डॉक्टर सागर कहते हैं थोड़ा शांत हो जाइए, पर वो लोग सुन ही नहीं रहे थे। फिर किसी तरह मरीज को अंदर ले जाया जाता है। वहाँ भी वो बच्ची बड़ी रो रही होती है जो कि डॉक्टर सागर के कानों को बहुत हर्ट कर देता है, जिससे वो काफी बेचैन हो जाते हैं। उनके कानों से खून निकलने लग जाता है, खून, और फिर उनके हाथों उस बच्ची का ही खून हो जाता है, वो भी एक नर्स के सामने, जिसकी वजह से उस नर्स का दिमागी संतुलन हिल जाता है। और दोस्तों ये नर्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर संजय के पिता ही थे। इसके बाद डॉक्टर सागर उस बच्चे के परिवार से जाकर कह देते हैं कि सॉरी, हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पाए, जिससे बच्ची के परिवार वाले हैरान हो जाते हैं कि चोट से भला किसी की जान कैसे जा सकती है। इतना ही काफी नहीं था कि जब डॉक्टर सागर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होने जाते हैं और वो चिल्लाती है तो उसकी आवाजों से भी डॉक्टर सागर को काफी तकलीफ होती है। वो उसे चुप रहने को कहते हैं, मगर जब वो चुप नहीं रहती तो पास में पड़ी किसी चीज से वो उसे कुचलकर मार देते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें कुछ लोग नाचते गाते दिखते हैं। ये भी डॉक्टर सागर से बर्दाश्त नहीं होता और वो माइक पे गाना गाने वाली उस लेडी के सर पे वार करके उसे भी मार डालते हैं। जिसके बाद तो लोग डॉक्टर सागर को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं और वो बचने के लिए भवानी वार्ड में चला जाता है। पर लोग वहाँ जाकर उसे पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं, मार देते हैं उसको। तब से हर रोज रात में वहाँ जितने भी लोग थे सभी डॉक्टर सागर की मौजूदगी को महसूस करने लग जाते। तब से हॉस्पिटल अथॉरिटी ने 7 बजे के बाद वहाँ जाना ही बंद कर दिया। पर फिर कुछ सालों के बाद शहर में एक लेडी डॉक्टर मेघा आई, जिसने लोगों की बात नहीं मानी और रात के वक्त एक मरीज को भवानी वार्ड में लेकर गई, जहाँ से ना फिर मरीज वापस लौटा और ना ही मेघा, जिसके बाद से उस हॉस्पिटल को ही परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। फिर संजय की माँ आगे कहती है, ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद लोग आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई दुष्ट आत्मा आफ्टर लाइफ में नहीं जाती तो इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई ऐसा मीडियम है जिसने उसे इस दुनिया से बांध के रखा हुआ है। तभी मिथुन को कॉल आता है कि एलिजा हॉस्पिटल से गायब हो गई है, जिसके बाद इनको समझते देर नहीं लगती कि डॉक्टर सागर जरूर एलिजा की बॉडी को पजेस करके उसी भवानी वार्ड में लेकर गया होगा। इसलिए मिथुन और श्याम को फादर क्रॉस की माला पहना देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और साथ ही समझा भी देते हैं कि चाहे जो भी हो जाए इसको उतारना मत। फिर ये तीनों अलग होकर उस हॉस्पिटल में एंटर करते हैं ताकि एलिजा को ढूंढ पाए। पर अंदर जाते ही सबसे पहले श्याम को पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है। वो डर के मारे गिर जाता है और उसका क्रॉस वहीं गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है ना, वैसे उसको पजेस्ड एलिजा दिखती है और फिर श्याम के चीखने की आवाज आती है। अब हम देखते हैं कि घोस्ट श्याम को मारकर उसका मांस खा रहा है। फिर बारी आती मिथुन की, उसे भी डरा वराकर उसके क्रॉस वाले हार को उससे अलग कर दिया जाता है और फिर उसे मारकर बेहोश मिथुन को सपने में एलिजा के साथ बिताए हुए वो प्यारे पल याद आते हैं। फिर वो भूत जाता है सीधे फादर थॉमस के पास और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। तब फादर थॉमस उसके हाथों को रस्सी से बांध देते हैं और प्रेयर करना शुरू करते हैं, मगर तभी भूत जागकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगता है और फिर फादर को भी धक्का देकर उनके हाथों से क्रॉस गिरा देता है। इसके बाद तो वो फादर को भी पूरी तरह से घायल कर देता है। यहाँ दोस्तों भूत फिर मिथुन के पास आता है और एलिजा की आवाज में मिथुन से मदद मांगता है। फिर वो एलिजा का हाथ एक नाइफ से कट कर देता है, जिससे एलिजा रोने लगती है और उसी की बॉडी में डॉक्टर सागर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो एलिजा के नीचे का कपड़ा हटाता है, उसको टच करने लगता है,
जिससे एलिजा और रोती है। वहीं वो शैतान डॉक्टर दोस्तों अभी भी हंस रहा होता है। तभी आता है मिथुन को होश और उसे मिस्टर संजय की मॉम की बात याद आती है कि अगर डॉक्टर सागर की सोल अभी तक इस दुनिया में है तो इसका मतलब यह है कि जरूर कोई ऐसा मीडियम है जिससे वो इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। तभी मिथुन को घड़ी की चलने की आवाज आती है और वो ये सोचता है कि इतने सालों से बंद पड़े हॉस्पिटल में ये घड़ी बिल्कुल सही टाइम कैसे दिखा रही है। तो इससे मिथुन को शक होता है कि कहीं ये घड़ी ही डॉक्टर की कोई मीडियम तो नहीं, क्योंकि इस पे खून भी लगा हुआ है। शायद जब डॉक्टर सागर को लोगों ने पीटा होगा, उनको मारा होगा, तो खून इस घड़ी पे लग गया होगा। यही सोचकर वो उस घड़ी को तोड़ने का फैसला करता है। पर तब तक ये बात डॉक्टर सागर भी समझ जाता है और वो दौड़कर उसको रोकने आता है, मगर सही वक्त मिथुन उस घड़ी को पटक कर तोड़ देता है। जिससे होता क्या है, सागर जाता है आफ्टर लाइफ में और एलिजा उस शैतान से मुक्त हो जाती है। फिर कुछ हफ्तों के बाद हम देखते हैं कि मिथुन और एलिजा एक साथ खुश हैं। एलिजा हील हो रही है और इसी के साथ दोस्तों भवानी वार्ड 1997 की स्टोरी होती है खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।